हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना चाहिए। पीवाईक्यू में नंबर ऑफ ईयर्स मैटर नहीं करते हैं। अगर आप कम ईयर्स भी सॉल्व कर रहे हैं लेकिन क्या आप उसको एफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हैं, ये मैटर करता है। एफिशिएंटली सॉल्व करने का मतलब क्या था कि आप उसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि आप उससे कुछ लर्निंग भी कर पाएं। अदरवाइज आप अगर उस क्वेश्चन से कुछ नहीं सीखोगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो हुई कि पीवाईक्यू हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम से कैसे लर्निंग की जाती है। तो बच्चों, एक अच्छे प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी प्रॉब्लम से कैसे लर्निंग की जाती है। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको धीरे धीरे हर स्टेप पर पता चलता जाएगा कि किस तरह से हमें लर्निंग करनी होती है। डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर से है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे पूछते ही हैं। तो यानी ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एक बार आप सॉल्व करने आएंगे तो शायद आप अटकेंगे। ठीक है, तो अटकने के बाद उससे कैसे लर्निंग करनी है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। जो ये प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूं, इसका जो अभी यहां पर आप सीखेंगे ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आ सकता है आपके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर से है। ठीक है, और ये 2019 में आया था जेईई एडवांस में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कभी ना कभी पूछते ही हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्फेरिकल गैसियस क्लाउड है। ठीक है, जिसके जो मास डेंसिटी आपको रो गिवन है और ये फ्री स्पेस में है आपको गिवन है। ठीक है, और वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये गिवन है। अब इस गैसियस क्लाउड में क्या है, जो पार्टिकल्स है ना, वो इक्वल मास के पार्टिकल्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट देयर कॉमन सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि उन सभी की काइनेटिक एनर्जी के जो है ना वो भी सेम है। तो कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये एक्सेलरेशन उनका होगा जो भी होगा। तो इफ rho r is constant in time and the particle number density nr equals to rho r by m, तो हमें rho r by m की वैल्यू बतानी है। ये चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और हम कैसे कैसे इसमें सीख सकते हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक स्फेरिकल क्लाउड है। ठीक है ना, उसमें सेंटर से डिस्टेंस r के करस्पॉन्डिंग हमें रो एज अ फंक्शन ऑफ r एस्टिमेट करना है, और फिर बाद में हमें m से डिवाइड करके nr की वैल्यू बतानी है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पार्टिकल्स है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। और उन सब की एक अच्छी बात है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो k है और उन सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए पार्टिकल की स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी इज योर हाफ m v स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द स्पीड, सो स्पीड विल बी √2k बाई m। समझ में आई बात? इसका मतलब सारे पार्टिकल्स की जो सर्कुलर मोशन करने के लिए जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स है ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है उसी के अंडर एक्सिलरेट हो रहे होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम है कि यहाँ से जो स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो क्लाउड है ना, मासेस का क्लाउड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रहे होंगे। तो यहां पर जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसके करस्पॉन्डिंग ही इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अब मुझे बताइए, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए बच्चों, सेंटर की तरफ। ठीक है, इस तरह से डिसीजन निकालते हैं कि भाई अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, और जो सेंटर की तरफ फोर्स आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही क्या प्रोवाइड करेगा, इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये फोर्स है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो इस क्लाउड में, इस क्लाउड की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो मैंने मान लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इस जगह पर, सपोज दैट इज
ई और मैंने सफिक्स में जी लिख दिया, ठीक है। तो बताइए अगर ग्रेविटेशनल फील्ड Eg हो तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ई जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं यहां से, तो देखिए यहां से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, दैट इज इक्वल्स टू v² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। और अगर हम लोग v² की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ऊपर वाले पार्ट से जो v² की वैल्यू आ रही है दैट इज 2k बाय m, तो यहां से आ जाएगा 2k बाय mr, ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां से हमें क्या मालूम चला, मालूम है कि ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इसको प्रोवाइड कर रहा है, और उस फील्ड के फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब मैंने क्या पता कर लिया है बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है ना, आपको पता है, क्योंकि अगर फोर्स सेंटर की तरफ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी सेंटर की तरफ होना चाहिए, और उसकी वैल्यू है 2k बाई mr। मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड आप देख सकते हो कि ये 2k बाई mr जो है ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको गिवन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये पता करेंगे कि यहां पर जो है वो डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से अब आपका पॉइंट स्टार्ट होता है, क्योंकि इस पॉइंट तक तो हो सकता है कुछ लोग एनालाइज कर लें, इसके बाद आपको देखना है कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड किसका फंक्शन मिला है, आर का फंक्शन मिला है, और क्वेश्चन में आपको डेंसिटी, मास डेंसिटी को भी किसका फंक्शन बताया गया है, आर का फंक्शन बताया है। तो बच्चों एक बात बताइए, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम किए होंगे, इवन आपने जेईई मेंस के लिए भी काफी ज्यादा रिवाइज किया होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर रो एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। बात समझ गए। अब यहां पर क्वेश्चन रिवर्स आ गया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया गया है और आपको रो एज अ फंक्शन ऑफ आर निकाल के लाना है। बात समझ गए। वो बात अलग है कि ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, और हमें जो रो निकाल के लाना है वो है मास डेंसिटी, ठीक है। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन आ चुका है और अब आपको मास डेंसिटी निकालना है बच्चों। अब देखिए मास डेंसिटी निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, आपका जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एलिमेंट्री मास अपॉन एलिमेंट्री वॉल्यूम। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैंने क्या बोला था, इस प्रॉब्लम से हमें सीखना है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जब भी हम कभी आपसे डेंसिटी पूछें तो आप एक छोटा सा वॉल्यूम लेकर और उस छोटे से वॉल्यूम का मास निकालकर, समझ आई बात, उस मास में उस वॉल्यूम का डिवाइड करके डेंसिटी निकालेंगे, ना कि आप कोई बड़ा वॉल्यूम कंसिडर करके निकालेंगे। पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अब ये देखिए लर्निंग का पार्ट है। जैसे कि अगर इस डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती तो आप बड़ा वॉल्यूम भी एक साथ कंसिडर कर सकते हो और इसको टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम लिख सकते हो। लेकिन अगर डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर है तो आपको एक छोटा सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा और उस छोटे से वॉल्यूम का स्मॉल मास निकालना पड़ेगा। मास अपॉन वॉल्यूम करने पर आप उसका मास डेंसिटी निकाल पाएंगे। बात समझ में आई बच्चों। तो पहला जो लर्निंग है यहां से कि इस क्वेश्चन के थ्रू अगर आपको हम डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आपको स्मॉल वॉल्यूम पर वर्कआउट करना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्या करेंगे, कोई लार्ज वॉल्यूम लेकर उसको एनालाइज कर रहे होंगे, जबकि लार्ज वॉल्यूम सेलेक्ट नहीं करना है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनाया जा सकता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए और ये मास डेंसिटी की बजाय वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाए। बात समझ में आ गया। तो अब आपको रो फाइंड आउट करना है और सोचने के लिए एक स्मॉल वॉल्यूम को लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे पास रो एज अ फंक्शन ऑफ आर है तो अब मेरा थॉट देखिए बच्चों कैसे जाएगा। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k बाई mr, है ना। चलिए, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, 2k डिवाइडेड बाई mr, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैं इसको कैसे सोचूंगा, तो क्योंकि मुझसे डेंसिटी का ही फंक्शन पूछा गया है, डेंसिटी हो सकता है यूनिफॉर्म हो या हो सकता है ना हो, तो हमें एक स्मॉल वॉल्यूम पे लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन आप लार्ज वॉल्यूम लेके सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो क्लाउड है ना, उस क्लाउड के सेंटर से आप r डिस्टेंस पर जाएंगे।
r डिस्टेंस पर जाने के बाद आपने क्या किया, एक छोटा सा विड्थ कट किया dr का, और ये एक बहुत स्मॉल वॉल्यूम होगा, ये विड्थ है dr। समझ में आ रहा है बच्चों? ये dr इतना छोटा है कि हम यहां पर इस एंटायर पार्ट में रो को क्या बता सकते हैं, कांस्टेंट। अगर रो वेरिएबल होगा तो जैसे जैसे हम r चेंज करेंगे रो भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो हम एक स्मॉल छोटे से dr के लिए वहां पर रो की वैल्यू कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। बात समझ में है? क्योंकि dr बहुत छोटा है, ठीक है। तो r के हिसाब से यहां पर मास डेंसिटी रो है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालें। तो अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास गॉस लॉ होता है, वैसे ही हम लोग गॉस लॉ क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन में देखिए इक्वेशन क्या आता है, फॉर द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन Eg डॉट dA दैट इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं हम लोग, समेशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाके हम लोग 4 पाई k कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ k की जगह क्या आएगा, g आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट 4 पाई g इंटू समेशन m इनसाइड आएगा, प्लस यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन अपनी तरफ से पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स है वो अंदर की ओर होगा, और मास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें माइनस का साइन खुद से इंक्लूड करना है। तो ये हमने गॉस लॉ लिख दिया है फॉर ग्रेविटेशन। बात समझ गए? अब हम लोग इसका यूज कैसे करें, तो ये जो फ्लक्स की वैल्यू है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो देख रहे हो ना बच्चों, r रेडियस का एक स्फेरिकल शेल है ये। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस स्मॉल r रेडियस पर इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स आएगा कितना, जरा देखिए, देखिए कितना आएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या कंडीशन है मालूम है, यहां पर हर जगह पर r डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है वो अंदर की तरफ है, और वो है Eg, और वो कितना है, वो ये रहा, ठीक है। ये Eg इस साइड में है, इस तरह से, ठीक है। देखते जाओ अभी क्या करेंगे। तो ये Eg अंदर की तरफ आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एरिया वेक्टर सेलेक्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, तो ये आ जाएगा dA वेक्टर आउटसाइड, यहाँ पर भी dA वेक्टर आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग हर जगह पर एनालाइज कर सकते हैं। चलिए तो मुझे बताइए इस r रेडियस के शेल पर ग्रेविटेशनल फ्लक्स कितना होगा, तो बताइए कितना होगा। Eg डॉट dA वेक्टर को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं सिर्फ फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो हाउ मच फाई जी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्लोज सरफेस है, तो Eg का मैग्नीट्यूड इंटू dA का मैग्नीट्यूड, ओके। और आपको दिखाई दे रहा होगा इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर हम लिखेंगे cos पाई, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा देखिए, फाई जी इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ cos पाई -1 हो जाएगा, और Eg का मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ Eg और इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस dA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया। अब आप बता सकते हो dA वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन है ना ये, तो यानी ये dA वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये वाला एरिया होगा, फिर ये वाला एरिया होगा, फिर ये वाला एरिया होगा। तो ऐसे करते 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 हम सारा एरिया ऐड ऑन कर दें यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फाई जी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ Eg इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? चलिए तो अब आपके पास Eg का फंक्शन भी अवेलेबल है, देन व्हाट यू विल गेट दिस इज माइनस ऑफ 2k बाई mr इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसको रख सकते हो। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, अब लॉजिक बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो फाई जी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 पाई
के, ठीक है ना, अपॉन इंटू आर अपॉन एम, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको यूज कैसे किया जाए। एक बात बताओ, मैंने आर रेडियस के शेल पर ग्रेविटेशनल फ्लक्स लिख लिया है, तो आर रेडियस के हिसाब से -4πg इंटू समेशन एम इनसाइड, यानी कि -4πg इंटू समेशन एम इनसाइड का मतलब यहां से यहां तक कितना मास है ये आ जाएगा। बात समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइए, ये तो है आर रेडियस पर ग्रेविटेशनल फ्लक्स, हाँ या ना? अब अगर मैं आर से लेके आर प्लस डी आर वाले रेडियस पे भी ग्रेविटेशनल फ्लक्स को एस्टिमेट कर लेता हूं, है ना, तो एक बात बताइए, यहां पर इससे अगर आप ग्रेविटेशनल फ्लक्स फाई जी लिखते हो और इसको आप लिखते हो फाई जी प्लस डी ऑफ फाई जी, इसका क्या मतलब हुआ कि आर रेडियस पर फ्लक्स की वैल्यू फाई जी है, तो आर प्लस डी आर पर फाई जी प्लस डी फाई जी होगा, वेयर यू हैव द फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों फ्लक्स को माइनस कर दें, मतलब एक्चुअली आप यहां पे क्या कर रहे हो मालूम है, आप दो बार गॉस लॉ लगा रहे हो, एक बार आर रेडियस के लिए और एक बार आर प्लस डी आर रेडियस के लिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं इस मास को एम नॉट बोल देता हूं और जो यहां पर मास होगा इस शेल के अंदर उसको मैं थोड़ी देर के लिए डीएम बोल देता हूं। ओके, तो बताइए, मैं दो बार गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूं और वहां से आपको देखना है कि अब आगे कैसे चलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे ये इस तरह से चलेगा कि जैसे आप पहले वाले में लिख रहे हो फाई जी, वो किसके बराबर है मालूम है, ये है -4πg और समेशन एम, आर रेडियस के अंदर कितना मास है, एम नॉट। ओके, दूसरा फाई जी प्लस डी ऑफ फाई जी दैट इज इक्वल टू -4πg, ये तो हो गया कांस्टेंट, एंड अंदर कितना मास होगा आर से आर प्लस डी आर के अंदर। ठीक है, तो टोटल रेडियस है आर प्लस डी आर, तो पूरा मास चाहिए आर प्लस डी आर रेडियस के अंदर कितना होगा, तो दैट इज एम नॉट प्लस वो जो शेल है उसमें कितना मास है, उसमें डीएम मास है। आया बच्चों समझ में? तो सबसे पहली बात, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड आर का फंक्शन मिला, आपको डेंसिटी आर का फंक्शन निकालना है, तो आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, एक आर से लेके आर प्लस डी आर का वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें दो एरिया सेलेक्ट किया है आपने, एक आर रेडियस का शेल और एक आर प्लस डी आर रेडियस का शेल। इन दोनों शेल से आप क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, और दोनों फ्लक्स को निकालकर आप माइनस कर रहे हैं। तो पहले मैंने फ्लक्स का फंक्शन निकाल लिया है, अब मैं आर रेडियस पर और आर प्लस डी आर रेडियस पर इसको इंप्लीमेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, इंप्लीमेंट करने के बाद अब बताइए मुझे, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, ये आएगा डी ऑफ फाई जी दैट इज इक्वल टू -4πg इंटू डीएम बचेगा बस, क्योंकि एम नॉट से एम नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये डीएम क्यों लेकर आया मालूम है बच्चों, मैंने कहा था ना कि मास डेंसिटी लाने के लिए हम छोटे से वॉल्यूम में छोटे से मास को हम कंसीडर करेंगे, यस और नो। ओके, तो ये चीज आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना है, इसका मास डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो डी ऑफ फाई जी जो है ना, कितना आ जाएगा बताइए, डी ऑफ फाई जी, तो चलो बाद में रखते हैं, फिलहाल इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो डी ऑफ फाई जी दैट इज इक्वल टू -4πg और डीएम, डीएम कितना होगा, इस छोटे से वॉल्यूम में कितना मास है, तो वो है मास डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम दैट इज 4πr² dr। इतना समझ में आ गया? तो ये है हमारे पास डी ऑफ फाई जी की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड आउट करके लाना है बताइए, आपको यहाँ से रो का वैल्यू लाना है। तो देखिए रो की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, तो रो की वैल्यू, तो ऐसा करते हैं, रो की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1/16π², ठीक है, 16π² g टाइम्स r², ये तो आ गया 16π² और g r², एंड दैट इज d फाई g अपॉन डी आर। ये है फाइनल एक्सप्रेशन
ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मास डेंसिटी निकालना है, आर का फंक्शन निकालना है, तो आपको स्मॉल वॉल्यूम पे वर्कआउट करना है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रो का फंक्शन निकाल के लाना है तो आपको दो एरिया सेलेक्ट करने हैं, एक तो आर रेडियस का शेल, दूसरा आर प्लस डी आर रेडियस का शेल। और उन दोनों से जब आप ग्रेविटेशनल फ्लक्स को माइनस करेंगे तो उसमें सिर्फ यहाँ वाले शेल के अंदर वाले मास का रोल रह जाएगा, जिसको मैंने हमारे एक्सप्रेशन में dm शो किया हुआ है। बात समझ में आ गया? तो देखिए ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। अब बताइए रो की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा, दैट इज -1/16 पाई स्क्वायर जी आर स्क्वायर, ये तो हो गया। एंड डी फाई जी बाई डी आर यहाँ से निकालिए, कितना आएगा, -8 पाई के अपॉन m, ये तो कांस्टेंट है और r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से मेरे पास रो की वैल्यू कितनी निकल के आई, रो की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास प्लस में 8 पाई है, इधर 16 पाई है, तो 1/2 पाई तो ये बच रहा है 1/2 पाई जी। ठीक है, और m r स्क्वायर यही है, और न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है हमें, k दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास जो रो का फंक्शन है वो आ रहा है k/2 पाई जी एम आर स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है एन आर दैट इज इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो उससे डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा k टाइम्स k डिवाइडेड बाय 2 पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। आया क्या समझ में बच्चों? तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, k/2 पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एक बार देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो k/2 पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, तो बताइए हम लोगों ने इससे क्या सीखा, क्या क्या पॉइंट सीखा। पहला पॉइंट, अगर मास डेंसिटी पूछा गया है या चार्ज डेंसिटी पूछा गया है, क्योंकि ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ सकती है आपके पास, तो आपको एक छोटे से वॉल्यूम पे वर्कआउट करना पड़ेगा। और अगर जैसा कि यहाँ स्फेरिकल क्लाउड दिया हुआ है, मतलब डेंसिटी जो है वो आर का फंक्शन है, बात समझ गए, और वो एक स्फेरिकल क्लाउड बना रहा है, तो एक स्फेरिकल सिमेट्री है आर डिस्टेंस पर, तो उसके हिसाब से आपको अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है या मास डेंसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो शेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक आर रेडियस का और एक आर से लेके आर प्लस डी आर रेडियस का। और उन दोनों शेल्स में आप क्या कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फ्लक्स निकालकर उनका आपको डिफरेंस निकालना है, और वो जो डिफरेंस होगा उस शेल के अंदर लाई करने वाला जो मास होगा या जो चार्ज होगा उसकी वजह से वो फ्लक्स में डिफरेंस आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से प्रोसेस करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या मास डेंसिटी कुछ निकालना हो, ये एक पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन है, इस प्रोफाइल में ऐसे ही जाना है। अगर कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि रो का फंक्शन निकालिए, सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है। ओके बच्चों, कीप लर्निंग, थैंक यू।